सुमित्रा देवी रतनपुर गांव की मुखिया थी और सुमित्रा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसलिए सुमित्रा को अपने रुतबे पर बड़ा ही घमंड था। हाल ही में सुमित्रा ने अपनी सगी बेटी प्रिया की शादी एक अमीर घर में की थी। इसीलिए अब सुमित्रा अपनी सौतेली बेटी नेहा की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू करती है। पंडित जी, प्रिया बेटी की शादी तो बड़ी धूमधाम से हो गई। अब बारी है नेहा की शादी की। मैं जल्द से जल्द दोनों की शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द नेहा के लिए भी कोई रिश्ता लेकर आएं। अच्छा, ठीक है। मैं नेहा बिटिया के लिए कोई रिश्ता देखता हूँ। सुमित्रा पंडित से फोन पर बात कर ही रही होती है कि तभी वहां नेहा आती है और नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, वो मुझे मंदिर जाना है, तो क्या मैं जाऊं? तुझे तो बस बाहर जाने का मौका चाहिए होता है। तुझे क्या लगता है ऐसे पूजा पाठ करके तू भगवान को अपने वश में कर लेगी? अरे तेरी असली भगवान मैं हूं और मैं चाहूं तो तेरी किस्मत में कुछ भी लिख सकती हूं, चाहे वो खुशी हो या गम। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? चुपचाप अंदर जा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुमित्रा अपनी सौतेली बेटी नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो कैसे भी नेहा की शादी करवाना चाहती थी। अगली सुबह पंडित सुमित्रा के पास नेहा के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। ये देखिए सुमित्रा जी, नेहा बिटिया के लिए बिल्कुल सही रहेगा ये लड़का। अरे धन दौलत की कोई कमी नहीं है इनके पास, बहुत बड़ा व्यापार है इनका कपड़ों का। पंडित जी, नेहा के लिए मुझे कोई अमीर नहीं बल्कि एक गरीब ससुराल चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं सुमित्रा जी? नेहा भी तो आपकी बिटिया है ना, फिर आप उसकी शादी किसी गरीब घर में क्यों करना चाहती हैं? और आपने अपनी प्रिया बेटी की शादी तो काफी अमीर घराने में की है, फिर नेहा के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? पंडित जी, आपको मैंने यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है, आप वो काम कीजिए ना। बेकार में शब्दों की गहराइयों में जाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप तो जानते ही हैं कि मैं इस गांव की मुखिया हूं और आज तक इस गांव में कोई ऐसा नहीं आया है जो मुझसे सवाल जवाब करे। पंडित सुमित्रा की हाँ में हाँ मिलाकर वहां से चला जाता है और कुछ दिनों बाद पंडित फिर से सुमित्रा के पास नेहा के लिए शादी का रिश्ता लेकर आता है। देखिए सुमित्रा जी, इस बार नेहा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं मैं। अरे लड़का यहीं सूरजपुर गांव का है, विजय नाम है लड़के का। बस दिक्कत यह है कि वो किसानी करता है। पंडित जी, लड़का किसानी करता है तो क्या हुआ? मेहनती तो है ना, और आजकल के टाइम पर मेहनती होना बहुत जरूरी है। अगर वो मेहनती है तो वो नेहा को कहीं से भी कमाकर खिला सकता है। और धन दौलत का क्या है, वो तो आज है कल नहीं। ठीक है, फिर अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो क्या मैं लड़के वालों से बात चलाऊं? पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ। अरे मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी नेहा के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। आप जल्दी से लड़के वालों से बात कीजिए, मैं जल्दी ही चट मंगनी पट ब्याह करवाना चाहती हूँ अपनी नेहा की। थोड़ी ही देर में पंडित वहां से चला जाता है। सुमित्रा विजय की तस्वीर लेकर नेहा के पास जाती है। नेहा, ये देख, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। बहुत अच्छा है ये लड़का। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं तेरी शादी विजय के साथ करवा दूं। हर एक कोई कमी नहीं है उस घर में, हर एक चीज की सुख सुविधा है वहां पर। बाकी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। माँ, लड़का करता क्या है? अब तू अपनी माँ से सवाल जवाब करेगी? तुझे मेरे फैसले पर भरोसा नहीं है क्या? भूल गई क्या तू कि तेरी असली भगवान मैं ही हूं? तेरी किस्मत बनाने वाली भी मैं हूं और बिगाड़ने वाली भी मैं ही हूं। इसलिए चुपचाप मैं तेरी शादी जहां करवा रही हूं वहां कर ले। ठीक है माँ, आपको जैसा सही लगे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। ठीक है, अब जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता बनाकर ला, बहुत भूख लग रही है मुझे। सुमित्रा नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए सुमित्रा जानबूझकर नेहा की शादी एक गरीब घर में करवा देती है। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल आती है। ससुराल देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा समझ जाती है कि नेहा की माँ ने जानबूझकर उसकी शादी एक गरीब घर में करवाई है। लेकिन नेहा के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। भले ही नेहा के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, लेकिन प्यार और व्यवहार से नेहा के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। नेहा की सास
ममता बड़े ही मान सम्मान के साथ नेहा का स्वागत करती है। नेहा बेटा, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। आओ, अब अपने प्यार से हमारे पूरे घर को अपना बना लो। नेहा का घर काफी कच्चा था। टूटे फूटे कच्चे मकान को देखकर नेहा को बार बार अपने गुजरे हुए पिता की याद आने लगती है। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो शायद वो मेरी शादी ऐसे गरीब घर में ना करते, अच्छे से देखकर ही मेरी शादी करते। पर किस्मत में जो लिखा था उसे तो मैं नहीं बदल सकती ना। थोड़ी देर में लाइट चली जाती है। नेहा अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी। हर तरफ अंधेरा था। नेहा का बहुत बुरा हाल हो रहा था। तभी वहां नेहा की सास हाथ वाला पंखा लेकर आती हैं और अपनी बहू को हवा करने लगती हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहू, तू एक अमीर घर की बेटी है ना, शायद तुझे ऐसी गर्मी में रहने की आदत ना हो, इसीलिए मैं तुझे हवा कर रही हूँ। यहाँ लाइट कभी आती है तो कभी जाती है, और तू चिंता मत कर, थोड़ी ही देर में लाइट आ जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब मुझे धीरे धीरे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। तो अब आप ये मत सोचो कि मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ, बल्कि अब मैं आपके घर की बहू हूँ। नेहा की बातें सुनकर नेहा की सास बहुत खुश होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भले ही प्रिया का ससुराल काफी अमीर था, लेकिन प्रिया के ससुराल वाले बहुत छोटे दिल के थे। वो छोटी बड़ी चीजों को लेकर प्रिया को ताने दिया करते थे। एक दिन प्रिया बड़े ही प्यार से अपने पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और सबको खाना सर्व करती है। खाना खाते ही ससुराल वालों का मुंह बन जाता है और प्रिया की सास विमला गुस्से में प्रिया से कहती है, क्या हुआ प्रिया? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढंग से खाना बनाना सिखाया नहीं है, तभी तो आज तक तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आया। अरे कब सीखोगी हमारे घर के तौर तरीके? क्या हुआ माँ जी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे ऐसा खाना तो हमारे घर का नौकर भी नहीं खाता होगा जैसा खाना तुमने बनाया है। पता नहीं ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे हमने जो हम तुम्हें इस घर की बहू बनाकर ले आए। प्रिया को अपने ससुराल में रोज आए दिन किसी न किसी के मुंह से कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता था। बेचारी प्रिया अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों को फोन करके अपने घर बुलाती है। प्रिया और नेहा दोनों ससुराल से अपने मायके आती हैं। सुमित्रा प्रिया को देखकर बहुत खुश होती है और वो तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और प्रिया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी नेहा चुपचाप पीछे पीछे सुमित्रा के कमरे में आती है। अरे नेहा, लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। भूल गई क्या? तू पहले इस घर का सारा काम अकेले ही करती थी, तो रसोई में जा और हमारे लिए नाश्ता बना कर ला। बेचारी नेहा चुपचाप रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी सुमित्रा अपनी बेटी प्रिया से कहती है, तो बताओ प्रिया, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना अपने ससुराल में? अरे हमसे भी लाख गुना अमीर हैं वो लोग, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तभी तो मैंने तेरी शादी एक अमीर घर में की और उस नेहा की शादी ऐसे गरीब घर में की है कि वो जिंदगी भर वहाँ रोती ही रहेगी। बस करो ना माँ, मुझे तो लगता है कि आज मैं जो कुछ भी झेल रही हूँ अपने ससुराल में वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। आपको क्या लगा था कि आप मेरी शादी एक अमीर घर में करा देंगी तो मैं हमेशा अपने ससुराल में खुश रहूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। अरे एक एक दिन काटना मुश्किल होता है मेरा वहाँ। हर बात पर मुझे कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाता है। उस घर में दौलत और अमीरी का घमंड है, घमंड। तभी वहाँ नेहा आती है और अपनी बहन प्रिया और माँ सुमित्रा को नाश्ता देती है। नेहा, सच सच बताना, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? हाँ दीदी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे हैं वो लोग, और तो और मेरी सास मुझे एक माँ की तरह प्यार करती है। बहुत अच्छी किस्मत है दीदी मेरी, तभी तो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। देख लिया माँ, आपको लगा था कि आप नेहा की शादी एक गरीब घर में करके उसे हमेशा हमेशा के लिए दुखी रखोगी, पर देखो ना, किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि आज आपकी बेटी एक अमीर घर में रहने के बावजूद दुखी और परेशान है। ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है माँ। प्रिया की बातें सुनकर सुमित्रा का घमंड चूर चूर हो जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया, मुझे ऐसा लगता था कि अमीरी ही सब कुछ है, तभी तो मैं आज तक कभी नेहा को माँ जैसा प्यार नहीं दे पाई। हमेशा उसकी सौतेली माँ ही बनी रही, लेकिन तब भी नेहा ने आज तक मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। नेहा बहुत खुशकिस्मत है माँ, तभी तो उसे ऐसा ससुराल मिला। भले ही नेहा एक गरीब घर की बहू है, लेकिन आज वो मुझसे भी ज्यादा अमीर है माँ। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। नेहा, मुझे माफ कर देना,
मैंने जानबूझकर तेरी शादी एक गरीब घर में करवाई ताकि तू हमेशा दुखी रहे, क्योंकि मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और देख, आज मेरे कर्मों का फल मेरी बेटी प्रिया को मिल रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। और दीदी, आप एक बार अपने ससुराल वालों से बात करने की कोशिश करो, क्या पता वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाए। दीदी, प्यार करने वाला ससुराल मिलना बहुत किस्मत वाली बात है, और धन दौलत पैसा ये सब कुछ इंसान की मेहनत की बात है। सुमित्रा को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नेहा की शादी एक गरीब घर में करवा देगी और उससे नेहा हमेशा परेशान रहेगी। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला कि सारा पासा सुमित्रा के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। रेवती जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी और उसकी देवरानी सुमन भी रसोई का काम खत्म करके अपने और रेवती के लिए चाय बनाकर ला रही थी कि तभी उसकी सास दमयंती वहां पर आ जाती है। ये देखो, काम खत्म होते ही चाय तो ऐसे बनाकर लाती है जैसे कि तुम्हारे पिताजी ने यहाँ पर भैंस बांधी हुई हो। अरे तुम दोनों को पता भी है दूध कितना महंगा हो गया है। मम्मी जी सुबह से भूखे पेट काम में लगे हुए हैं। ओह, तो कौन सा मर जाती तुम दोनों। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये बेवजह बेवक्त कभी भी कुछ भी बनाकर खाने पीने मत लग जाया करो। ठीक है मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप भी चाय पियेंगी? नहीं, मैं ऐसे शौक नहीं पालती, और वैसे भी मेरा रंग इतना गोरा है, चाय पी पी कर काला पड़ जाएगा। अगर तुम ये सब ना खाओ पियो ना तो मेरी तरह सुंदर और जवान दिखो। दमयंती बहुत गोरी थी और अपनी जवानी के टाइम पर सुंदर भी बहुत थी, और इस बात पर दमयंती को बहुत ही घमंड था। दोनों बहुएं बहुत गोरी तो नहीं थीं, बस ठीक ठाक थीं, और दमयंती इस बात का भी उन लोगों को ताना देने से बाज नहीं आती थी। एक दिन, मम्मी कहाँ पर हो तुम? अभी अभी मौसी का फोन आया, वो कल आने के लिए कह रही हैं। हे भगवान, अगर मेरी बहन न होती तो मैं अभी मना कर देती। पता नहीं हर साल 6 महीने में उन्हें क्या भूत चढ़ जाता है। तेरे पास आकर रुकूंगी और फिर बाहर भी जाना है मेरे साथ। बाप रे बाप, मुझे तो बहुत शर्म आती है। कहाँ मैं इतनी गोरी चिट्टी और सुंदर, और कहाँ वो काले तवे जैसी। अब ऐसे तो मत कहो मम्मी, मौसी तो आपके पास मिलने के लिए आ भी जाती है, लेकिन आप तो कभी भी मौसी के घर नहीं जाती हो। अगर आप उनसे मिलने चली जाओ तो वो यहाँ क्यों आएंगी? हाँ हाँ बस करो, बड़े हो गए हो तो ये मतलब नहीं कि तुम अपनी माँ से कुछ भी कहोगे। अरे अब कहाँ चल दिए, बताकर तो जाओ कितने बजे तक आएंगी। मैंने महेश से कह दिया, वो मौसी को ले आएगा। दमयंती का बेटा कपिल हमेशा अपनी माँ को समझाता रहता था कि उन्हें अब अपने में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, जिससे घर का माहौल ठीक रहे, लेकिन दमयंती उसे डांट कर चुप करा देती। छोटा बेटा महेश घर के मामले में ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन उसे भी अपनी माँ का स्वभाव कभी कभी बहुत ही बुरा लगता था। अगले दिन महेश अपनी मौसी को लेकर आ जाता है। अरे दमयंती, तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। मेरी बहन तू कैसी है? मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, सोचा 2-4 दिन तेरे पास आ जाती हूँ। अरे हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो भाई? आपके पास तो टाइम ही टाइम है घर से निकलने का। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कहने को तो मेरे पास 2 बहुएं हैं, लेकिन घर का सारा काम मुझे ही देखना होता है। देखो भाई, घर में तो मेरी भी बहू है, लेकिन मैं अपनी बहू के ऊपर निगरानी नहीं रखती। आखिर मेरे जाने के बाद उसी ने तो घर को संभालना है। अरे दीदी जरा आहिस्ता बोलो, मेरी बहुओं के कान बहुत तेज हैं। आपकी बातें सुनकर कहीं वो दोनों भी इनकलाब के नारे ना लगाने लग जाएं। आप तो जानती हैं मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ही होल्ड करूंगी सारे घर को। अरे कहाँ रह गई तुम दोनों? देखो तुम्हारी मौसी आ गई। भाई कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। अपने लिए तो बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तुम दोनों के। क्या बताऊं दीदी, चाय तो ऐसे पीती हैं दोनों जैसे कि पानी पी रही हो। अरे ऐसे खाने पीने पर नजर नहीं रखते बहुओं के, थोड़ी बहुत फ्रीडम देनी चाहिए। तभी रेवती और सुमन रसोई से बाहर आ जाती हैं। उनके हाथ में काफी सारी चीजें थी खाने पीने की, जिसे लाकर वो टेबल पर सजा देती हैं और दोनों वैजयंती के पैर छूती हैं। दूधो नहाओ, पूतो फलो, जीती रहो, खुश रहो। कैसी हो तुम दोनों? हम दोनों तो ठीक है मौसी जी, आप बताइए आप कैसी हैं? खाने का भी समय हो रहा है, आप बता दीजिए।
आपको क्या खाना है? हम दोनों आज वही बना देंगे। अरे इतना सारा कुछ तो लेकर आई हो खाने पीने के लिए। बुढ़ापे में इतनी भूख नहीं लगती है और तुम दोनों यहीं बैठो हमारे पास। अरे मौसी तो कुछ भी कहेंगी तो तुम दोनों उनकी बात मान लोगी क्या? घर में ढेरों काम पड़े हैं, जाओ जाकर उन सारे कामों को खत्म करो। और दोनों बहुएं चुपचाप वहां से चली जाती हैं और काम करने लगती हैं। दीदी यहाँ पर भी अपने घर जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैं सब जानती हूँ, काली है ना, इसलिए सोचती हैं बहू को कहने का मौका ही न दूं और अच्छी अच्छी बनकर दिखाऊं। लेकिन मैं क्यों अपनी बहुओं से डर कर रहूं? भगवान का शुक्र है मैं तो गोरी हूँ। अरे दमयंती, तू कौन से ख्यालों में खो गई है? चाय ठंडी हो रही है। नहीं नहीं दीदी, मैं तो चाय पीती ही नहीं, मैंने तो छोड़ दी है। किसी से सुना था कि चाय पीने से रंग काला हो जाता है। ये लो भाई, ये अलग ही शगुफा है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, भगवान का शुक्र है मैं काली हूँ, इसलिए मैं चाय पी सकती हूँ। ये कहकर वैजयंती हंसने लगती है। दमयंती मुंह बनाकर बैठ जाती है। उधर दोनों बहुएं काम खत्म करके सब लोगों के लिए खाना बनाती हैं। कपिल और महेश भी आ जाते हैं और वो अपनी मौसी के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। और बताओ, तुम दोनों का काम कैसा चल रहा है? बस मौसी आपकी दुआ है, काम धंधा अच्छा चल रहा है। हाँ मौसी, काम तो अच्छा चल रहा है, आजकल मार्केट में काफी रौनक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम्हारा काम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। बेटा काम है तो सब कुछ है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है मौसी जी। और आप बताइए? बस बेटा मैं ठीक हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसलिए सोचती हूँ हमेशा मिलती जुलती रहूं। वैजयंती दीदी, इतनी खूबियां आपके अंदर हैं नहीं, बस अपने काले रंग को छुपाने के लिए ऐसी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। अरे मुझे तो इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी तरफ तो सभी लोग वैसे ही आकर्षित हो जाते हैं। प्रार्थना तो ऐसे बोल रही हैं जैसे उनकी प्रार्थना करने से ही मेरे बच्चों का व्यापार चल रहा है। माँ तुम ऐसे क्या देख रही हो, कहाँ खो गई हो? कल मौसी के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लो। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, चलोगे मेरे साथ? यहीं पास में एक मेला लगा हुआ है। अरे फिर तो मैं बड़े अच्छे मौके पर आई हूँ। चलो तो फिर ठीक है, हम दोनों कल मेले में चलती हैं और बहू तुम लोगों को भी चलना होगा। हाँ हाँ मौसी जी, क्यों नहीं। अरे तुम दोनों को कोई कुछ भी कहता है तुम दोनों झट से तैयार हो जाती हो। घर के काम नजर नहीं आते? यहाँ तुम दोनों को इतने काम पड़े होंगे और तुम मेला घूमोगी? ये तो अच्छी बात नहीं है दमयंती, तुम हर समय बहू को काम काम करती रहती हो। अरे घर का ही तो काम है, हो जाएगा। कौन सा कोई आकर तुम्हें मेडल देने वाला है या कोई यहाँ पर रिवार्ड मिलने वाला है कि तुमने काम बहुत जल्दी खत्म कर लिया है। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन बहू के सामने मुझे कुछ मत कहा करो। इस तरह तो मेरी बहुओं के अंदर से मेरा डर ही खत्म हो जाएगा। यही तो मैं समझा रही हूँ कि डर पैदा ही क्यों करना। ये उनका भी घर है, उनको समझने दो क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे इन दोनों में अकल ही कहाँ है? जब भगवान अकल बांट रहे थे ना, तब तो दोनों घास चरने गई हुई थी। और ये सुनकर सुमन और रेवती वहां से चली जाती हैं और अपनी अपनी पत्नियों के लिए भी ऐसी बातें सुनकर कपिल और महेश भी वहां से चले जाते हैं। फिर दमयंती वैजयंती के साथ मेला देखने जाती है। वैजयंती मेले से अपनी बहू के लिए भी और दमयंती की बहू के लिए भी श्रृंगार का सामान खरीदती है और फिर घर आ जाती है। वो अभी बाहर दरवाजे पर ही थी कि अंदर से सुमन और रेवती की आवाज आती है। पता नहीं हमारी सासू माँ को अपने गोरे रंग का कितना घमंड है। अरे मौसी को भी तो देखो, क्या नम्रता है उनकी बातों में। सच बता रही हूँ, जब मैं पैर छूती हूँ और वो सर पर हाथ रखती हैं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। ये बात तो एकदम सही है। और देखो हमारी सासू माँ किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन मौसी अभी भी इस उम्र में अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करती हैं। भाई जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं भी बिल्कुल मौसी जैसा ही बनना चाहूंगी। अपनी बहू से अपने बारे में ये सुनकर दमयंती वैजयंती के आगे शर्मिंदा हो जाती है। देख दमयंती, मैं कहती थी ना, घर को संभालना तेरा काम है। अगर इतना बोलेगी इतना सुनाएगी तो ये लोग ऐसी ही बातें करेंगी। ये मत भूलो,
आगे इन्हीं दोनों को तुम्हारा घर संभालना है। दोनों अंदर आती हैं और रेवती और सुमन उन दोनों के लिए पानी लेकर आती है कि तभी वैजयंती मौसी का फोन बजने लगता है। वो फोन को स्पीकर पर रख कर बातें करने लगती हैं। मम्मी जी, आप तो बोलकर गई थी कि आप दूसरे दिन वापस आ जाएंगी। 4 दिन हो गए हैं, आपके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। आप जल्दी से वापस आ जाओ ना मम्मी जी। अरे हाँ, आ जाऊंगी। मैं अपनी बहन के घर हूँ। जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठीक है बहू, मैं कल आ जाऊंगी। और फिर घर की थोड़ी बहुत बातें करके वैजयंती फोन रख देती है। दीदी, आपने ये सब कैसे किया? आपकी बहू आपको इतना ज्यादा मिस कर रही है और एक मेरी बहुएं हैं जो यहाँ बैठकर मेरी चुगलियां कर रही हैं। देखो दमयंती, बुढ़ापे तक आते आते वैसे भी आधी से ज्यादा समझ आ ही जाती है। हमने भी जिंदगी इसी दौर से गुजारी है। मैं जानती हूँ कि तुझे मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ मेरे काले रंग की वजह से, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आती हूँ दमयंती। माँ बाप है नहीं अब हमारे, एक तू ही तो है। सब यहीं रह जाएगा दमयंती। अच्छा व्यवहार कर। एक बात कान खोलकर सुन ले, बेटे कभी भी माँ की सेवा नहीं करते। वो तो बहुएं होती हैं जो सास की सेवा करती हैं। बेटे तो पूरा दिन अपने काम में लगे रहते हैं और आकर थक कर सो जाते हैं, लेकिन बहू पूरा दिन अपनी सास के साथ गुजारती है। फिर 2 मीठे बोल भी न सुने तो कितनी बुरी बात है। हाँ दीदी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरी इतनी जली कटी सुनने के बाद भी मेरी सेवा ये दोनों ही करती हैं। अगले दिन वैजयंती अपने घर के लिए चलने लगती है तो दोनों बहुएं जाकर उसके गले लग जाती हैं और दमयंती जब ये देखती है तो उसे अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो मन ही मन ठान लेती है कि आज के बाद वो भी बिल्कुल दीदी की तरह ही अपनी बहुओं का ख्याल रखेगी।